जय हिंद फ्रेंड्स। आज आपको इतिहास के बारे में बताएंगे हम, जिसमें से एनसीईआरटी क्लास 6 की शुरू किए हैं। एनसीईआरटी क्लास 6 इतिहास इतिहास चैप्टर 11 नए साम्राज्य और राज्य। 10 चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं। आज 11वां चैप्टर है, जिसमें से नए साम्राज्य और राज्य के बारे में हम इस चैप्टर में समझेंगे एकदम विस्तार से और अच्छी से, मतलब सरल भाषा में आपको समझाएंगे जो आपको समझ में आए। क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ? क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ? प्रशस्ति के बारे में हम समझते हैं। यह समुद्रगुप्त के बारे में एक अभिलेख से पता चलता है। उसके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित किया गया था। मतलब कि प्रशस्ति जो थी वह समुद्रगुप्त के बारे में बताती है। वह प्रशस्ति जो उसके दरबारी कवि हरिसेन ने लिखा था कि समुद्रगुप्त के बारे में, कि समुद्रगुप्त एक कुशल योद्धा था और कुशल योद्धा था। अपने मतलब संगीत से संबंधित वो अपने एक्टिविटी करता रहता था। जैसे बांसुरी बजाते हुए उसके सिक्के पे निशान दिया गया है। मतलब इसके बारे में पूरी जानकारियां हमको इनकी प्रशस्तियों से मिलती हैं जो इनका लेख होता लिखवाए थे। ये 1700 साल पहले इलाहाबाद अशोक स्तंभ पर खोदाई की गई थी। मतलब इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर इसकी खुदाई की गई थी, जो यहाँ से हरिसेन द्वारा रचित उनकी प्रशस्तियां मिलती हैं समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त का शासनकाल लगभग 335 ईसा पूर्व से 375 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। मतलब 335 ईसा पूर्व से 375 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल माना जाता है। ये समुद्रगुप्त को एक भारत का नेपोलियन के रूप में मतलब इनकी मान्यता दी गई थी। ये एक प्रकार से अपने उत्तर भारत के क्षेत्रों में ये काफी युद्ध जीते थे, जिससे इनका शासनकाल उत्तर भारत में बहुत था। जैसे कि यह कुछ युद्ध जो होते थे, दक्षिण भारत में भी जीते थे। कुछ युद्ध दक्षिण भारत में जीते थे, मगर ये धीरे धीरे जाकर वहाँ के मतलब राजाओं को कुछ राज्यों को वापस कर दिए। वहाँ से वो अपना टैक्स लेते थे, वो कर के रूप में कुछ लेते थे, उसके बाद उनको वापस कर दिया गया था। इन्हें एक प्रकार से कह सकते हैं कि इन्हें राजा अधिराज की उपाधि धारण की है। राजा अधिराज की उपाधि धारण की थी समुद्रगुप्त। महाराजा अधिराज की उपाधि धारण किए थे। इनका ये महाराजा अधिराज की उपाधि धारण किए थे। इनके पिता भी महाराजा अधिराज की उपाधि धारण किए थे। ये समुद्रगुप्त भी, दोनों लोग किए थे मतलब गुप्त वंश में। अब ये दिया है यहाँ, मतलब ये 1700 साल पहले यहाँ को खुदाई हुई थी। विशेष किस्म का अभिलेख जिसमें प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है। प्रशस्ति जो होती है यह एक संस्कृत शब्द है। इसे प्रशस्तियां कहते हैं। तो ये संस्कृत शब्द है। आइए हम समझते हैं ये दूसरा समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। अब इसकी प्रशस्ति के बारे में समझते हैं। प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? प्रशस्ति का मतलब ये होता है कि प्रशंसा करना। प्रशस्ति का मतलब यह प्रशंसा करना। जैसे समुद्रगुप्त के राज्य में जो कवि रहते थे, जो लेखक रहते थे, वह उनके बारे में लिखते थे। ये एक हरिसेन थे जो उनके दरबार में रहते थे, वो कवि थे। वह इनके बारे में एक लेखक के तौर पे एक लिखे थे। इनके जीवनी लिखे थे, कैसे क्या थे क्या नहीं थे। मतलब इसमें कहा जाता है प्रशस्ति में अधिकतर
प्रशस्ति में अधिकतर जो मतलब लिखा जाता है वह 100% सही नहीं होती, कम से कम उसमें झूठ भी रहता है, क्योंकि कह सकते हैं कि वहाँ के पहले के राजा जो होते थे वो, अगर हम ही भी कोई भी XYZ कोई भी ले लीजिए, अगर कोई भी अगर उसके अंडर में अगर काम कर रहा है तो उसकी बुराई तो लिखेगा नहीं, उसको अच्छाई ही लिखेगा। इसीलिए कहते हैं कि लेखकों ने या पुरातत्वविदों ने यह कहा है कि जो प्रशस्तियां होती हैं ये 100% सही नहीं होती हैं, कुछ इन्हें राजाओं को अपने बढ़ा चढ़ा के बताया गया है। इसी बारे में इसमें दिया है, राजा युद्धों को जीतने वाला विद्वान एक उत्कृष्ट कवि के रूप में प्रशंसा की गई है। मतलब कि राजा के प्रति राजा के को बहुत अधिक प्रशंसा की गई है। इस प्रशस्ति में कहा जाता है कि राजा समुद्रगुप्त के बारे में कहा है, ऋषिण ने कहा है, राजा हमारे राजा मतलब समुद्रगुप्त वो विशाल सेना के साथ, मतलब विशाल सेना उनके पास थी, वो बीड़ा वादक थे, कला लेखों में ये भी प्रसिद्ध थे। कह सकते हैं कि हर एक क्षेत्र में ये काफी निपुण थे, योग्य थे। और ये कहते हैं कि हमारा मतलब कि समुद्रगुप्त जो थे वो इतने सुंदर दिखते थे, हम मतलब वो कहते हैं कि हमारे राजा जो थे इतना सुंदर दिखते थे, इतनी मतलब कुठार भाला तीर सबसे लगा हुआ, मतलब पूरा कटापटा चेहरा था, हर एक चीज था, मगर ये अपनी प्रशंसा के लिए इतना कहते हैं कि फिर भी इतना सुंदर दिखते थे। इनकी प्रशंसा की गई है समुद्रगुप्त की प्रशस्तियों में, इनके बारे में लिखा गया है। अब ये हम समझते हैं कि वंशावलियों के बारे में समझते हैं। ये वंशावलियां क्या होती हैं इसके बारे में समझते हैं। अधिकांश प्रशस्तियां जो होती हैं उनके पूर्वजों के बारे में बताती है। उनके पूर्वजों, अधिकांश जो प्रशस्तियां होती हैं उनके पूर्वज के बारे में बताती हैं, पूर्वज के बारे में बताते हैं। परदादा जैसे हो गए, पहला परदादा हो गए, परदादा के बारे में बताते हैं, दादा के बारे में बताते हैं, पिता का माता के नाम, माता को भी बताते हैं। उनकी प्रशस्तियों मतलब वंशावलियों में एक लेख होता था, लिखे रहते थे, जिसमें कुमार देवी, ये जो दिया है ये कुमार देवी लिच्छवी गण की थी। कुमार देवी इनकी माता का नाम था, समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी थी, जो लिच्छवी गण की रहने वाली थी, ये लिच्छवी गण की थी। गुप्त वंश के पहले शासक थे जो महाराजा अवधिराज की उपाधि धारण की थी, जो चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता था इनको। और ये महाराजा धीराज के अभी बताए हम, महाराजा धीराज की उपाधि धारण थे। समुद्रगुप्त के बाद के शासक कुमार गुप्त के वंशावलियों से उनकी जानकारी मिलती है। मतलब कुमार गुप्त जो इनके क्या थे, पिताजी थे। कुमार गुप्त जो थे इनके बेटे थे, मतलब इनके लड़के थे कुमार गुप्त। वंशावलियों से जानकारी मिलती है इनकी, मतलब इनके लड़के वंशावलियों से जानकारी मिलती है, लेख से मिलती है। दरबारी कवि इनके कौन थे? समुद्रगुप्त के कवि थे कालिदास थे, हरिशेन थे, आर्यभट्ट थे। कालिदास इनके दरबार में रहते थे, हरिशेन रहते थे, आर्यभट्ट रहते। आर्यभट्ट जो होते थे वो खगोल शास्त्री थे, जो मतलब वैज्ञानिक के रूप में देखते थे पूरा, मतलब कह सकते हैं कि ये सब इन्हीं के अंडर में आता था, आर्यभट्ट के बारे में। अब हम समझते हैं हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन तथा हर्षचरित्र, हर्षवर्धन और हर्षचरित्र के बारे में समझते हैं। ये कौन लिखा था, कौन नहीं लिखा था, इसके बारे में समझते हैं। राजा हर्षवर्धन 1400 साल पहले शासन किया था। मतलब हर्षवर्धन जो थे वह 1400 साल पहले शासन किए थे, 1400 साल पहले शासन किए थे। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित्र लिखी थी। बाणभट्ट, वहाँ कौन लिखा था? हरिशेन ने समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, मतलब उनके जीवन के बारे में लिखा था, हरिशेन ने लिखा था। और यहाँ कौन लिख रहा है? यहाँ लिख रहा है बाणभट्ट ने लिख रहा है, जीवनी हर्षचरित्र लिखी थी, जो संस्कृत शब्द में है, वो संस्कृत में शब्द में है। हर्ष प्रथम बार
थानेश्वर पर शासन की थी। थानेश्वर पर शासन किए थे, थानेश्वर पर शासन की थी। और इनके ये हर्ष जो थे वह एक अपने पिता के बड़े भाई, बड़े नहीं थे, बड़े बेटे नहीं थे, अपने अपने भाई और अपने पिता की मृत्यु के बाद ये अपना शासन चलाएं, जो थानेश्वर में पहला शासन इनका थानेश्वर से शुरू किए थे। उनके बाद उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। मतलब इनके हर्षवर्धन के बहनोई जो थे वह एक कन्नौज के शासक थे, कन्नौज के शासक थे। उनको बंगाल के शासक कात्यायन बंगाल के शासक कात्यायन ने उन्हें मार दिया था। उन्हें मार दिया गया था। जो बंगाल के शासक थे कात्यायन थे, उन्हें मार दिए थे। जो इनके बहनोई थे, हर्षवर्धन के बहनोई थे, उनको मार दिया था। तब जाकर वह, मतलब उसके बाद उसमें बदला लेने के लिए हर्षवर्धन ने अपने सैनिकों को वहाँ बंगाल पर आक्रमण किए, अपने सैनिक के साथ आक्रमण किए, जिसमें से कात्यायन को मार दिया गया और वहाँ का शासन वो स्वयं करने लगे। मगध और बंगाल को जीतकर बहुत सफलता मिली। मतलब कि बंगाल और मगध जो था ये बिहार था, मगध है, और वहाँ भी बंगाल में दोनों जीत की बड़ी अच्छी सफलता मिली। लोग वाहवाही हुई। हर्षवर्धन ने अपने बहनोई के मतलब हत्यारों को मार दिया। इसके बारे में जानकारी मिलती है हमें। तो जब उन्होंने नर्मदा नदी पार करके दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की तो चालुक पुलकेशिन द्वितीय ने रोक दिया था। पुलकेशिन द्वितीय ने इन्हें रोक दिया था, मगर जब रोका पुलकेशिन द्वितीय ने, ये दक्कन की ओर बढ़ रहे थे। पुलकेशिन द्वितीय जो थे उनको रोक दिया था। चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया था। तो क्या हुआ, रोकने के बाद वह राजा की, मतलब हर्षवर्धन की इतनी आलोचना होने लगी कि लोग कहते हैं कि कुछ इतिहासकार कहते हैं हर्ष नहीं रह गया था। मतलब कि एक प्रकार से उनकी आलोचना, उनका मतलब बेइज्जती की एक प्रकार से हो गई थी। कात्यायन ने रोक दिया था वहां पर चढ़ाई निकले। आइए हम अब ये समझते हैं पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां क्या बताती हैं, इनके बारे में हम समझते हैं, अच्छे से समझेंगे। अब ये देखिए, पल्लव, चालुक्य, पुलकेशिन द्वितीय प्रशस्तियां के बारे में समझ। पल्लवों का राज्य जो होता, राज्य और उनकी राजधानियां, ये देखो, ये दिया है पल्लवों का राज्य और उनकी राजधानी कांचीपुरम होना है। कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। अब इसमें क्या समझ में आया हमें? पल्लवों का राज्य जो था, उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास से लेकर वह कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। मतलब कि इनका जो पल्लव का राजधानी था वह कांचीपुरम के आसपास तक थी, और उसके बाद इनका जो विस्तार, जो फैलाव था, वह कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था पल्लवों का राज्य। अब ये जानते हैं, जबकि चालुक्य के बारे में समझते हैं हम लोग। जबकि चालुक्य का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच था। कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में पाया गया था चालुक्यों का मतलब राज्य जो था, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के आसपास पाया गया था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल, ये दिया है ऐहोल। चालुक्यों की राजधानी जो थी ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारी केंद्र था। मतलब कि कह सकते हैं कि एक प्रकार से व्यापारी केंद्र था उस समय। ऐहोल की राजधानी थी चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। वहां एक व्यापारी केंद्र था। धीरे धीरे वह डेवलप होते होते व्यापारी केंद्र से एक धार्मिक स्थल के रूप में
प्रस्तुत होने लगा, बताने लगे, धार्मिक केंद्र बन गया, बड़ी बड़ी मंदिरें बन गई, वो होने लगा। इसके बारे में समझते हैं। प्रमुख व्यापारी केंद्र था। बाद में धीरे धीरे यह धार्मिक केंद्र बन गया था। चालुक्य और पल्लव एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे थे। ज्यादातर राजधानियों को निशाना बनाया जाता था। आइए समझते हैं इनके बारे में ठीक से, अच्छा से। मतलब कि चालुक्य और पल्लव एक दूसरे पर आक्रमण करते थे। आक्रमण जब करते थे ना, तो ये एक दूसरे की राजधानियों पर टारगेट करते थे, निशाना बनाते थे। क्योंकि राजा का वो होता था कि मतलब कि अगर एक राजा दूसरे राजा के जब राजधानी पर अटैक करता था, वहां के जो सैनिक पराजित हो जाते थे, तो वो अदर क्षेत्र को जीतना उनको आसान हो जाता था। इसीलिए सबसे ज्यादा राजधानियों पर अटैक किया जाता था, उनके मंदिरों को तोड़ा जाता था, उनके धार्मिक स्थलों को तोड़ा जाता था। इससे क्या होता था, तोड़ा जाता था। अब स्वयं बनाते थे। बनाना और तोड़ना, ये दोनों का बनाना एक समृद्धि हासिल करना होता है कि राजा कितना कुशल और योग्य है, ये बनाना। और तोड़ना मतलब कि युद्ध पे ये लोग को ये होता था कि युद्ध जीतना, हमें कैसे भी करके युद्ध जीतना है। यही दिया है इनके बारे में। एहोल जो था, एहोल व्यापारिक केंद्र था, मगर धीरे धीरे वह एक धार्मिक केंद्र के रूप में होने लगा था, जिसमें चालुक्यों की राजधानी एहोल थी। ये धीरे धीरे व्यापारिक केंद्र, धीरे धीरे धार्मिक केंद्र, वहाँ मंदिर बनने लगे, बड़े बड़े टेम्पल बनाने लगे, सब कुछ पूरी व्यवस्था होने लगी, पूरा धर्म के नाम पे हर एक चीज धर्म। आइए समझते हैं। 5 क्वेश्चन हो गया है, 6वां क्वेश्चन शुरू किए हैं, फिर चालू किए हैं। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में इसमें समझते हैं हम। पुलकेशिन द्वितीय क्वेश्चन नंबर 6 है। पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति के बारे में समझते हैं। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में जानकारी उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से मिलती है। यानी कह सकते हैं कि पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य राजा थे, इनकी जानकारियां जो है रवि कीर्ति के प्रशस्ति से मिलती है। ये इनके दरबारी कवि थे, रवि कीर्ति थे, वह उनके बारे में लिखे हैं, जानकारियां मिलती हैं। कह सकते हैं कि हम जब ये पुलकेशिन द्वितीय जो थे, ये एक बहुत प्रतापी और कुशल योद्धा थे और शासक थे। इनका मतलब राज्य जो है इनके चाचा से मिला है। मतलब ये इनकी जो गद्दी मिली हो उनके चाचा से मिली है। रवि कीर्ति के अनुसार पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों पर अभियान चलाया था। मतलब इनका अभियान, मतलब कह सकते हैं इनका राज्य जो था पूर्व और पश्चिम तटीय इलाकों में, इनका समुद्र तटीय इलाकों में इनका शासन चलता था। इनका रवि कीर्ति के अनुसार जो है पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को भी रोका था। मतलब हर्षवर्धन को पिछले अभी क्वेश्चन बता चुके हैं कि हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। कहते हैं कि रवि कीर्ति कहते हैं, इनके दरबारी कवि कहते हैं कि जब इन्हें हर्षवर्धन को रोका था, तो हर्षवर्धन जो थे वह एक मतलब हर्ष ना रहा। मतलब इनका कहने का मतलब ये था कि वह हर्ष को बहुत एक जिल्लत झेलनी पड़ी थी, वहां से उसको खदेड़ दिया था, भगा दिया था पुलकेशिन द्वितीय ने। और ये दिया है, हर्षवर्धन को भी रोका था। पुलकेशिन पल्लव राजा के ऊपर आक्रमण भी किया था। पुलकेशिन द्वितीय जो थे, पल्लव राजा के ऊपर आक्रमण किया था, जो कांचीपुरम की दीवार के पीछे छुप कर शरण लेनी पड़ी थी। कांचीपुरम की दीवार के पीछे छुपकर इनको शरण लेनी पड़ी थी। जो पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा को खदेड़ दिया था, वो कांचीपुरम की दीवार के पीछे छुपकर जान बचानी पड़ी थी। अब ये समझते हैं, ये जो हर्षवर्धन और समुद्रगुप्त, पुलकेशिन द्वितीय, इनके सबके शासन काल में कैसी कहाँ के प्रजा लोग कैसे थे, इनके बारे में समझते हैं हम। इन राज्यों के प्रशासन कैसे चलता था, मतलब कैसे चलता था इनके प्रशासन में क्या क्या था, कैसे शुरुआत की थी, कैसे इनके मतलब जानकारी होती थी कि कैसे इनके जो
करीबी करीबी कह सकते हैं, इनके जो कृषक थे इनके कैसे चल रहते थे, क्या खाते थे, कैसे इनके शासन में व्यवस्थाएं थी, इनके बारे में समझेंगे हम लोग। प्रशासन की प्राथमिक इकाई जो होती थी ये गांव होती थी, ये प्राथमिक इकाई गांव होती थी। इनकी जो प्राथमिक इकाइयां जो होती, प्राथमिक आज भी कह सकते हैं कि शासन की सबसे प्राथमिक इकाइयां जो होती हैं, प्राथमिक स्रोत एक प्रकार से कह सकते हैं हम गांव से ही उभरता है। जैसे कि शुरू मतलब प्रशासन की शुरुआतें जो होती है गांव से ही उत्पन्न होती है, धीरे 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 करके वो ऊपर तीन स्तरों पर तक जाती हैं। तो ये हम समझ सकते हैं प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होती थी। कुछ अनुवांशिक पद होते थे, कुछ पद जो होते थे अनुवांशिक पद होते थे। अब ये समझते हैं अनुवांशिक पद क्या थे, कैसे थे। अनुवांशिक पद का मतलब ये होता है कि एक पद हमारे पिता से मिला हुआ पद वो अनुवांशिक पद होता है। हमारे पद को मिलेगा दूसरे को, मतलब हमारे बच्चे को मिलेगा तो उनको पैतृक कह सकते हैं, इनको भी कह सकते हैं आप। तो इनका अनुवांशिक पद होता था। जैसे हरिसेन जो थे ये अपने पिता की तरह पद चलाते थे। मतलब ये 3 तरह के पद पाए थे। हरिसेन अपने पिता की तरह 3 पद चलाते थे, 3 पद पाए थे ये। मतलब एक व्यक्ति 3 पद चलाते थे, जिसमें से कह सकते हैं महादंडनायक है, ये न्यायाधीश होता है। न्याय के प्रति एक पद इनका न्याय के प्रति था, न्यायाधीश था। और महादंडनायक इन्हें कहा जा सकता है। मंत्री भी थे उनके दरबार में, जो थे वह एक मंत्री के पद पे थे। जो ये हरिसेन जो थे वह समुद्रगुप्त में ये मंत्री के पद पे थे। और संधि विग्रह थे। संधि विग्रह मतलब ये होता है कि युद्ध के नियमों को, मतलब युद्ध के जैसे किसी के संधि किसी के साथ हो रही है तो वहां एक मुख्य व्यक्ति के रूप में कार्यभार संभालते थे। संधि विग्रह का मतलब वो यही होता है। तो इनका 3 पद पाए थे। एक मंत्री का पद अलग पाए थे, मंत्री पद, संधि विग्रह पद पाए थे और न्याय का पद पाए थे। ये पद जो थे ये अनुवांशिक पद होते थे। इसे मतलब कह सकते हैं कि ये जो पद होते थे वह गांव से शुरू होते थे। मतलब एक प्रकार से पैतृक होती थी। इनके पिता हैं, उनके पिता है, ऐसे मतलब पद पाया जाता है। ये कौन सा हमारे सामंत लोग होते थे, जो बड़े बड़े जो क्या कह सकते हैं हम, कृषक का जमींदार कह सकते हैं, ये सब पद पाते थे, ये सब पद मिलता था। अब ये समझते हैं उस समय कौन से और पद थे। नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर। नगर श्रेष्ठी का मतलब है ये मुख्य बैंकर होते थे। नगर श्रेष्ठी शहर का व्यापारी, जो बड़े बड़े व्यापारी जो होते थे नगर श्रेष्ठी कहा जाता था, वो मुख्य बैंकर होते थे। जो यह शहर का बड़े व्यापारी लोग होते थे। इसमें नगर श्रेष्ठी जो जिसे कहा जाता है, मुख्य बैंकर होते थे, शहर का व्यापारी होते थे। ये सार्थवाह व्यापारियों के काफिले का नेता कहा जाता था। सार्थवाह जो होते थे, सार्थवाह वो व्यापारियों के काफिले का नेता माना जाता था। और प्रथम कुलिक मुख्य शिल्पकार होते थे। प्रथम कुलिक मुख्य शिल्पकार होते थे। ये मुख्य शिल्पकार होते थे। कायस्थो ये लिपिकार होते थे। कायस्थो यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। मतलब कह सकते हैं कि उस समय अलग अलग पद होते थे। ये सब अनुवांशिक पद नहीं होते थे। कुछ पद अनुवांशिक होते, कुछ योग्य के ऊपर दिए जाते थे। जैसे हम कह सकते हैं कि नगर का श्रेष्ठी मुख्य बैंकर जो होते हैं, शहर का व्यापारी, मतलब ये अनुवांशिक नहीं हो सकता है। ये सार्थ व्यापारियों के काफिले का नेता, ये हो सकता है अनुवांशिक रहा होगा। ये कुलिक जो मुख्य शिल्पकार होते थे, ये योग्य के ऊपर होते होंगे। बस यही है, समझ लीजिए। कुछ पद अनुवांशिक होते थे, कुछ योग्य के ऊपर दिए जाते थे। अनुवांशिक पद में जैसे हरिसेन के
पाए थे, महादंडनायक की पद, मंत्री का पद, संधि विग्रह के पद पाए थे, इनके बारे में हम समझ चुके हैं। अब हम समझते हैं कि एक नगर प्रकार की सेना, एक नए प्रकार की सेना, एक नए प्रकार की सेना के बारे में समझते हैं। उस समय सेनाएं कैसी थी, कैसे क्या रखा रहता था, इनके बारे में समझते हैं हम। जैसे कहते हैं कुछ राजा राज भी पुराने राजाओं की तरह सुसंगठित सेना रखते थे। कुछ राजा आज भी पुराने राजाओं की तरह सुसंगठित सेना रखते थे। हाथी, घोड़ा, पैदल, सिपाही होते थे। मतलब जैसे पहले रखते थे, आज भी लोग रखते थे, उस समय भी रखते थे लोग। सेना जो होती, सेना नायक भी होते थे। जाहिर सी बात है कि अगर सेना है तो सेना नायक भी रहेगा। तो कुछ जब सेना नायक रहते थे, वो राजा को कह सकते हैं कि राजा को एक प्रोटेक्ट करते थे। ये लोग प्रोटेक्ट मतलब कि वो अपनी सेना को राजा के पास भेजते थे, उसमें सेना नायक। अब आगे देखते हैं, हम समझते हैं, इसमें समझाते हैं हम आपको। सेना नायक भी होते थे, राजा को सैनिक सहायता करते थे, मतलब राजा को एक सैनिक सहायता प्रदान करते थे, जो ये सेना नायक होते थे। सेना नायक को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। अब कह सकते हैं कि सेना नायक जो होते थे, इनको नियमित वेतन के ऊपर नहीं रखा गया था। ये राजा की एक प्रकार से, जब राजा के ऊपर आक्रमण होती थी तो ये स्वयं जाकर उससे बचाते थे, उनके राजपाट दिलाते थे, उनके प्रति लड़ते थे। तो राजा का भी ये दायित्व तो बनता है कि वह वेतन तो नहीं देता था, मगर एक प्रकार से कह सकते हैं कि उनको एक भूमि दान देते थे, भूमि के रूप में इन्हें दिया जाता था। जैसे नायक को, वहाँ के नायकों को जो लड़ाई करते थे सेना के लिए, सेना के रख रखाव के लिए, खाने पीने, रहने के लिए, घोड़े के लिए, सब पूरी व्यवस्थाओं के लिए वह जमीन से दिए हुए कर को वो इकट्ठा करके पैसा वहीं से लेकर वह अपने सैनिक के प्रति खिलाने के लिए सब कुछ व्यवस्थाएं करते थे। वो नियमित वेतन कह सकते हैं, नियमित वेतन नहीं देते थे राजाओं ने पहले, वह जमीन के तौर पे देते थे, लैंड के ही ऊपर हिसाब से देते थे। वो अपने से उसमें कर इकट्ठा करके वो अपना जीवन यापन करते थे, ये दिया गया जाता है। इसी व्यक्ति को सामंत कहा जाता था। इस सामंत अब समझ में, सामंत यही थे। सेना नायक एक सामंत के रूप में जो लड़ाई लड़ते थे राजा की तरफ। राजा उन्हें भूमि दान देता था, भूमि जब दान देता था तो वहां से कर इकट्ठा करके वह अपने पास अपने सेना के रख रखाव के लिए वो खर्चा करते थे। अब ये समझते हैं दक्षिण भारत के राज्यों में सभाएं। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों, कुछ अभिलेखों से पता चला है कि यह दक्षिण भारत के राज्यों में जो ये सभाएं होती थी, इसके बारे में बताया गया है। पल्लवों के अभिलेखों से कई स्थानीय सभाएं की चर्चा मिलती हैं, कई स्थानों की सभाएं की चर्चा मिलती हैं ये पल्लवों के अभिलेख से। अब हम समझते हैं कौन सी सभाएं की चर्चा बारे में जानकारी मिली है पल्लवों के अभिलेखों से। आइए हम समझते हैं। सभा ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन होता था। कह सकते हैं ब्राह्मण जो होते थे, यहाँ के जो ब्राह्मण होते थे, एक सभा बनाते थे, जो उसमें सिर्फ ब्राह्मण ही लोग रहते थे, वह उसे भूस्वामियों का संगठन कहा जाता था। बड़े बड़े भूस्वामी लोग रहते थे, ब्राह्मण लोग। तो वहाँ जब सभा बनाई जाती थी तो वहाँ चर्चा क्या होती थी, जैसे कृषि के बारे में वो चर्चा होती है, खेती बाड़ी के बारे में, और के बाद पानी कैसे, उसके सिंचाई के प्रति, यानी कृषि से संबंधित उन्नति के लिए ये सब कुछ न कुछ बातें करते थे, योजनाएं बनाते थे, ऐसे करते थे ये खेती बाड़ी के बारे में। अब ये समझते हैं गैर ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन। ये ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन था जिसे सभा कहा जाता था। गैर ब्राह्मण भूस्वामियों के संगठन को उर के नाम पे जाना जाता था। उन्हें उर कहा जाता था। गैर ब्राह्मण के संगठन को उर कहा जाता था। ब्राह्मण सभा को, मतलब सभा को, जो ब्राह्मण की भूस्वामियों का संगठन होता था वो सभा कहा जाता था। गैर ब्राह्मण के संगठनों का उर कहा जाता था। और व्यापारियों का संगठन जो होता था नगरम कहा जाता था। व्यापारियों के संगठन को नगरम के रूप में जाना जाता, नगरम कहा गया है। अब ये सभाएं कई शताब्दियों तक चलती रही।
ये सभाएं जो होती थी ये कई शताब्दियों तक चलती रही, शुरुआत चलता रहा इनका कार्य। ये सब जितना बताए हैं ये आपको, ये सब क्वेश्चन में 100% देता है। जैसे उर पूछ लेता है, उर के बारे में जानकारी मिलती है कि उर क्या है। अब ये गैर ब्राह्मण की एक सभा होती है, उसे उर कहा जाता है, ये भी आप बता सकते हो। और सभा किसे कहते हैं? ब्राह्मण भूस्वामियों का एक संगठन होता है जिसमें वह चर्चाएं करते हैं खेती बाड़ी कृषि के बारे में और वो गांव की समृद्धि के बारे में। ये सब पूरी जानकारियां उसमें मिलती है, ये सब क्वेश्चन पूछता है। अब 11 चैप्टर ये खत्म हो गया है। अब ये 12वां चैप्टर लास्ट है हमारा इतिहास का। उसके बाद खत्म करके उसके बाद फिर देखते हैं कौन चालू करते हैं, पॉलिटी चालू करते हैं या ज्योग्राफी चालू करते हैं, देखते हैं। जय हिंद।